कहानी की शुरुआत में हम पिली नाम की लड़की को और उसके भाई को देखते हैं। पिली को खजाने के खेल का बहुत शौक है। इसमें लोग दुनिया भर में छोटे छोटे खजाने छुपाते हैं और उनकी लोकेशन इंटरनेट पर डालते हैं। फिर लोग जीपीएस की मदद से उन जगहों तक पहुंचते हैं और उन्हें खोजते हैं। कई बार इन खजानों में छोटी छोटी अनमोल चीजें या संदेश मिलते हैं। इस खेल की वजह से पिली बहुत समझदार और सुरागों को सुलझाने में तेज हो गई थी। एक दिन उसने एक खजाने के खेल की प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में उसे कैटस्किल्स में एक समर कैंप के लिए फ्री ट्रिप मिलती है। पिली खुशी से झूम उठी। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे मजेदार गर्मी की छुट्टियां होंगी। उसका दिल नई जगहों, नए दोस्तों और नए रोमांच से मिलने के लिए उत्साहित था। तभी हम देखते हैं कि पिली की खुशियों पर तभी ब्रेक लग गया जब अचानक परिवार को न्यूयॉर्क से हवाई के ओआहू द्वीप पर अस्थायी रूप से शिफ्ट होना पड़ा। उसकी मां को अपने पिता की मदद के लिए जाना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ती जा रही थी। क्योंकि पिली के नाना को एक हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें द्वीप की देखभाल करनी है। जब पिली की मां ने उन्हें न्यूयॉर्क चलने का सुझाव दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वहां उनकी बेहतर देखभाल हो सकेगी, लेकिन पिली के नाना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इस द्वीप पर मैं आजाद हूं। यहां मैं वही करता हूं जो मेरा दिल चाहता है। यही जिंदगी है जो मैं चाहता हूं। पिली को अफसोस तो हुआ कि वह अपने सपनों के समर कैंप नहीं जा पाई, लेकिन वह जानती थी कि परिवार के लिए वहां रहना जरूरी था। उसके दिल में एक नया सवाल उठने लगा, क्या यह द्वीप भी अपने ही किसी छिपे हुए खजाने से भरा है? तभी हमें पता चलता है कि पिली और ई अपने पिता को पहले ही खो चुके थे, जो अमेरिकी सेना में फौजी थे। उस गम से उनका परिवार अभी तक पूरी तरह उभरा नहीं था। अब जब पिली के नाना की तबीयत बिगड़ी और उनका आर्थिक संकट गहराया, तो पिली की मां ने एक कठिन फैसला लिया। एक दिन पिली की मां ने ई से कहा कि वह न्यूयॉर्क वाला उनका अपार्टमेंट बेचने का सोच रही है ताकि उसके नाना की जमीन और घर को बचाया जा सके। पिछले 5 सालों से उसके नाना ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन और घर खो देगा। ई को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि न्यूयॉर्क ही उसकी पूरी दुनिया था। उसके दोस्त, उसका स्कूल, उसका सपना। अगर अपार्टमेंट बिक गया तो मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। पिली भी ये बात सुनकर टूट गई। उसे स्कूल के समर कैंप का बेसब्री से इंतजार था और अब वह न्यूयॉर्क से दूर इस पुराने अजनबी से द्वीप पर थी। वह बार बार इंटरनेट से जुड़ने की कोशिश करती थी ताकि देख सके कि कैंप में क्या चल रहा है। वो हमेशा यही सोचती, न जाने वो कुछ मिस कर रही है। एक दिन जब वह अपने नाना के पुराने आर्ट स्टूडियो में गई, जो एक सड़ी गली बस थी, तभी उसे एक पुरानी दराज के नीचे एक छुपा हुआ हिस्सा मिला। वहां से उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी उसके नाना की थी। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसे उसमें छुपे खजाने के कुछ रहस्यमय संकेत मिले। लेकिन तभी उसके नाना जी की आहट आई और वह डर के मारे चुपचाप बस से बाहर निकलने लगी। तभी उसकी मुलाकात एक स्थानीय लड़के से हुई जिसका नाम कैस्पर था। जब उसके नाना ने उसे देखा और पूछा कि वह क्या कर रही थी, तो कैस्पर ने झूठ बोलकर उसकी मदद की। उसने कहा, पिली मेरी बिल्ली को प्यार कर रही थी, बस वही थी। पिली हैरान थी। एक अनजान जगह में एक अनजान लड़के ने उसकी मदद की थी। शायद इस द्वीप में कुछ जादू है और शायद कुछ बहुत बड़ा खजाना भी। तभी कहानी में आगे, उस रात जब सब सो रहे थे, पिली चुपचाप अपनी दादाजी की डायरी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका भाई ई उसे पकड़ लेता है। पिली को डराने के लिए वो उसे नाइट वॉचर्स के बारे में बताता है। वह कहता है कि ये नाइट वॉचर्स दरअसल उन योद्धाओं की आत्माएं हैं जो कभी द्वीप की रक्षा करते थे और अब मरने के बाद भी उसकी रक्षा करते हैं। ई गंभीर स्वर में बताता है, जब नाइट वॉचर्स आते हैं तो पहले ड्रम की आवाज सुनाई देती है, फिर एक रोशनी की लड़ी और फिर एक सीप का शंख बजता है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मौत बहुत डरावनी होती है। उनसे बचने का एक ही तरीका है, जमीन पर लेट जाना और उसे चूम लेना। पिली थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वह जानती है कि ई कभी कभी बातों को बड़ा चढ़ाकर कहता है। पिली की मां ने वादा किया था कि वे इस द्वीप पर भी मिलकर खजाने की खोज करेंगे, पर अब वह दिन भर इंटरनेट राउटर ठीक करवाने और उसके नाना के घर और जमीन के बकाया टैक्स को सुलझाने में ही लगी रहती है।
पिली खुद को अकेला और भुलाया हुआ महसूस करने लगती है। उधर ई को भी इंटरनेट सिग्नल की तलाश थी ताकि वह अपने न्यूयॉर्क दोस्तों से जुड़ा रह सके, लेकिन उसकी इस खोज में उसका ध्यान तब भटकता है जब उसकी मुलाकात एक स्थानीय लड़की जिसका नाम हाना है उससे होती है, जो कैस्पर की दोस्त भी थी। जब कैस्पर ई से पिली के बारे में कुछ पूछता है तो ई उसे झिड़क देता है। हाना को ई का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह साफ दिखा देती है कि उसे ऐसे लोगों से कोई लगाव नहीं है जो छोटे बच्चों को तवज्जो नहीं देते। ई थोड़ा असहज होता है, लेकिन पहली बार उसे समझ आता है कि इस द्वीप में हर किसी की एक अलग कहानी है और शायद उसके लिए भी कुछ सीखने को है। तभी हम आगे देखते हैं पिली जैसे जैसे अपनी नाना की पुरानी डायरी पढ़ती गई, उसे समझ आने लगा कि यह डायरी असल में उसके नाना की नहीं, बल्कि एक पुराने जहाज के क्वार्टर मास्टर मॉन्क्स की थी। इस डायरी में मॉन्क्स ने रॉबिन्सन और ब्राउन के 1823 में द्वीप पर किए गए सफर का पूरा ब्यौरा लिखा था। दोनों द्वीप का नक्शा बना रहे थे और ब्राउन ने रास्ते में कई चिन्ह छोड़े थे ताकि वे सही जगह तक वापस लौट सकें। जब पिली यह सब पढ़ रही थी तो उसे फिर से कैस्पर मिल गया। कैस्पर ने बड़े रोमांच से कहा, खजाना तो जरूर है। उसने बताया कि यह खजाना स्पेनिश पर कब्जा करने वालों का था, जिन्होंने कुछ निजी सैनिकों को इसे छुपाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रॉबिन्सन और ब्राउन को पता चल गया था कि उनके कप्तान का असली इरादा उन्हें खजाना छिपाने के बाद मार डालने का था। तब उन्होंने मॉन्क्स को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर कप्तान के खिलाफ बगावत की। उन्होंने जहाज को जला दिया और खजाना लेकर द्वीप पर उतर आए। उसके बाद उन्होंने खजाने को हवाई द्वीप पर कहीं गुप्त रूप से गाड़ दिया। लेकिन रॉबिन्सन और ब्राउन कभी इंग्लैंड लौट नहीं पाए। समुद्र में उनका जहाज डूब गया और वे मारे गए मॉन्क्स अकेले जिंदा बचा। वह यहीं रुक गया ताकि वह खजाने की रखवाली कर सके। एक दिन जब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे लगभग मार ही डाला था, पिली के पूर्वजों ने उसकी जान बचाई थी। इस एहसान के बदले मॉन्क्स ने वह डायरी पिली के पूर्वजों को दे दी। उस खजाने की कुंजी बजो अब शायद पिली के हाथ में थी। तभी हम देखते हैं जब पिली के नाना ने पिली को वह पुरानी डायरी पढ़ते हुए देखा तो पहले तो वह बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने थके हुए स्वर में कहा, यह डायरी हमारी ही विरासत है। हमारे पूर्वजों को यह मॉन्क्स ने दी थी, लेकिन हम कभी वो खजाना नहीं ढूंढ पाए। पिली की आंखों में चमक थी। वह खजाने की खोज में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी उत्सुकता और जुनून को देखकर उसके नाना का दिल पिघल गया। वह खुद पिली को कुछ पुराने चिन्ह और निशान दिखाने के लिए पहाड़ी की ओर ले गया, वही जगहें जो डायरी में दर्ज थी। लेकिन तभी पहाड़ चढ़ते वक्त उसके नाना अचानक गिर गए। उनकी एक पसली टूट गई। यह हादसा अजीब सा लगा, मानो उन्होंने जानबूझकर गिरकर पिल्ली को आगे जाने से रोका हो। शायद वह नहीं चाहता था कि पिल्ली इस रहस्य के और गहराई तक जाए। उसके नाना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पिल्ली की मां वहीं रुक गई उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन पिल्ली अब रुकने वाली नहीं थी। उसे विश्वास था कि यही खजाना उनके परिवार की आर्थिक मुश्किलों को खत्म कर सकता है। वह और कैस्पर चुपचाप निकल पड़े। गुम हुए समुद्री डाकुओं के खजाने की खोज में वे पहुंचे कुआलुआ रैंच, जहां डायरी में दिए गए निशान दोबारा शुरू होते थे। यह इलाका बिना इजाजत के जाना मना था, लेकिन पिली किसी डर को नहीं मानती थी। सौभाग्य से कैस्पर वहां के कुछ रेंजरों को जानता था और उनमें से एक ने उन्हें तेजी से चलने के लिए एक एटीवी भी दे दिया। उधर पिली की मां को लगता था कि पिली घर पर है, क्योंकि उसने पिली को ई की जिम्मेदारी पर छोड़ा था। जब ई को पता चला कि पिली घर पर नहीं है तो वह दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे, पर उसने सच्चाई अपनी मां से छुपा ली और खुद पिली की तलाश में निकल पड़ा। उसे यह जानकर झटका लगा कि पिली जाते समय उसका मोबाइल भी चुपके से ले गई थी। ई ने उस फोन को ट्रैक करना शुरू किया। रास्ते में उसे हाना मिली और जब उसे पता चला कि कैस्पर भी पिली के साथ गया है तो वह और हाना एक टीम बनाकर खजाने की इस रहस्यमय दौड़ में शामिल हो गए। तभी हम आगे बढ़ते हैं। पिल्ली और कैस्पर और ई और हाना अब पूरी तरह खजाने की खोज में जुड़ चुके थे।
जैसे ही वे डायरी में दिए गए निर्देशों का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर फिसलते चले गए तो उन्हें समझ आ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। गुफा के भीतर एक संकरा सुरंग था। उसका नाम था द जॉज ऑफ डेथ, यानी मौत के जबड़े। उस सुरंग की छत से नुकीली छूने की धारियां लटक रही थीं। उन्हें झुक झुक कर और रेंगते हुए भीतर जाना पड़ा। माहौल डरावना था और हर आवाज गूंज रही थी। ई को अचानक याद आया, इस इलाके में ब्राउन वायलिन स्पाइडर नाम का एक जहरीला और जानलेवा मकड़ी पाया जाता है। वह घबरा गया और तेजी से सुरंग से निकलने की कोशिश में भागने लगा। इसी भागदौड़ में कैस्पर के बैग में रखा जहाज का पुराना जर्नल वहीं गिर गया और तभी सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। आगे बढ़ते हुए वे एक लावा से भरे गहरे दरार के पास पहुंचे। वहां एक पुराना रस्सी का पुल था, लेकिन वह इतना जर्जर हो चुका था कि उस पर चलना नामुमकिन था। पिली और कैस्पर ने हिम्मत करके उस पुल के किनारे की तंग सी चट्टान की धार पर धीरे धीरे चलकर पार किया। हाना के लिए यह बेहद डरावना था, लेकिन ई ने उसका ध्यान बंटाने के लिए उसका पसंदीदा गाना गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी मदद से हाना भी पार कर गई। थोड़ी देर बाद ई ने कैस्पर को धीरे से बताया कि उसे लगता है ब्राउन वायलिन स्पाइडर ने उसे काट लिया है। उसकी त्वचा पर एक भयानक फफोला बन चुका था जो शायद गलना शुरू कर चुका था, पर वो बाकी सबको डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस जख्म को डक्ट टेप से छिपा लिया। आखिरकार वे एक जलाशय तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अगली सुरंग पूरी तरह बारिश के पानी से भरी हुई थी। वहां से गुजरने का एक ही तरीका था, तैरते हुए। पिली को तैरना नहीं आता था, लेकिन ई ने बिना कुछ कहे उसे अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे पानी में घुस गया। उस क्षण में भाई बहन के बीच फिर से वही पुराना भरोसा और प्यार लौट आया था जो न्यूयॉर्क के व्यस्त जीवन में कहीं खो गया था। तभी हमने देखा कि आखिरकार पिली और कैस्पर ग्राउंड जीरो नामक उस अंतिम स्थान पर पहुंच गए जहां डायरी के अनुसार खजाना छुपा हुआ था। उधर ई और हाना कुछ दूर बैठकर बातें कर रहे थे। ई ने हाना को समझाने की कोशिश की कि उसे जूलियार्ड में आवेदन जरूर भेजना चाहिए, लेकिन हाना संकोच में थी। उसे डर था कि इतनी बड़ी दुनिया में जाना कहीं उसे बदल न दे, उसकी पहचान को छीन न ले। इस बीच पिली और कैस्पर ने पुराने जहाजी जर्नल में पढ़ी गई एक जटिल पुल्ली और रस्सी के पत्थरों को पहचाना। उन्होंने देखा कि उस प्रणाली का एक काउंटरवेट नीचे गिरा हुआ था। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे सभी अपना वजन टूटे हुए रस्से पर डालें तो वे उस खजाने के गुप्त कमरे तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी मेहनत और चतुराई से उन्होंने उस प्रणाली को दोबारा सक्रिय किया और अचानक जमीन फिसलती हुई खुल गई। उनके सामने एक छुपी हुई गुफा थी। गुफा में घुसते ही उनकी आंखें चमक उठी। वहां ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य चीजें पड़ी थीं। जैसे ही वे उसे इकट्ठा करने लगे, हाना की नजर एक धार्मिक मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति को देखते ही हाना समझ गई। उसने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि यहाँ एक कब्र भी है। उसने तुरंत कहा, यह सब चढ़ावा है किसी देवता या आत्मा के लिए। अगर हमने कुछ भी लिया तो हम नाइट वॉचर्स को जगा देंगे। पिली पहले तो रुकी, फिर धीरे धीरे सब समझने लगी। उसे याद आया कि शायद उसके नाना पहले ही इस खजाने को खोज चुके थे और उसे मालूम था कि यह खजाना छेड़ा नहीं जाना चाहिए। शायद इसलिए उसने पिली को रोकने की इतनी कोशिश की। शायद वही था जिसने पुल्ली की प्रणाली को तोड़ा था ताकि कोई फिर से उस गुफा तक न पहुंच सके। ई को यह सब झूठ और अंधविश्वास लगा। उसने कहा, ये सिर्फ कहानियां हैं, हम कुछ नहीं जगा रहे। पर तभी ड्रम की गूंज सुनाई देने लगी। फिर सीप का शंख बजने लगा और एक तेज रोशनी की लड़ी चमकने लगी। नाइट वॉचर्स जाग चुके थे। उधर अस्पताल में उसके नाना और उसकी मां को तब झटका लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे घंटों से लापता हैं। और जब उसके नाना ने देखा कि पिली की डायरी और पुराने सुराग भी गायब हैं, उनको समझ आ गया कि बच्चे मॉन्क्स के खजाने की खोज में निकल चुके हैं। अब सब कुछ दांव पर था, खजाना, जीवन और वो प्राचीन चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। तभी कहानी में आगे जैसे ही नाइट वॉचर्स की उपस्थिति भारी होती गई, पिली, ई, कैस्पर और हाना ने समझ लिया कि खजाने को अपने पास रखना अब मौत को बुलावा देना होगा। वे सबने अपने खजाने वहीं छोड़ दिए और जल्दी जल्दी बरगद की जड़ों के सहारे नीचे झील की ओर उतरने लगे। पानी तक सभी पहुंच गए, लेकिन ई डूब गया। पिली और हाना ने घबरा कर उसे बाहर खींचा। ई की सांसें नहीं चल रही थीं।
लेकिन कैस्पर ने तुरंत सीपीआर किया। कुछ पल की बेचैनी के बाद ई को होश आ गया और सबने राहत की सांस ली। जैसे ही वे पहाड़ से दूर हटने लगे, पिली की मां वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। नाइट वॉचर्स अब पूरी तरह सामने आ चुके थे। वे एक छोटे पुराने शेड में जाकर छिप गए। पिली ने चुपचाप जेब से कुछ छोटे खजाने के टुकड़े निकाले जो उसने अब तक बचा कर रखे थे। उसने उन्हें जमीन पर चढ़ावे की तरह रखा, एक शांत सम्मानजनक भेंट की तरह। सभी झुक गए, अपनी आंखें नीचे कर लीं, जैसे कि उसके नाना ने एक बार बताया था। और तभी एक चमकदार रोशनी के बीच से पिली के पिता प्रकट हुए। वो 11 साल पहले अमेरिकी सेना में ड्यूटी के दौरान मारे गए थे। पिली की मां, पिली और ई तीनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। पिली के पिता ने उन्हें प्यार से देखा, फिर बाकी नाइट वॉचर्स के साथ समुद्र की ओर चले गए और समंदर की लहरों में विलीन हो गए। बाद में जब सब सुरक्षित घर लौटे तो नाना ने पिली को सच बताया। उसने कहा, जब रॉबिन्सन और ब्राउन ने खजाना छुपाया तो उन्होंने अपने ही दल के खिलाफ साजिश रची, लेकिन मॉन्क्स ने उनके खिलाफ लड़ाई की। उसी लड़ाई ने नाइट वॉचर्स को जगा दिया था। उन्होंने रॉबिन्सन और ब्राउन को मार डाला, लेकिन मॉन्क्स भाग निकला और वहीं समुद्र किनारे मेरी पूर्वजों को घायल हालत में मिला था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। खजाना कभी भी सिर्फ सोने और हीरे का नहीं था, वो जिम्मेदारी, इतिहास और आत्मा से जुड़ा था। पिली की मां ने उस रात पूरा परिवार इकट्ठा किया। उसने कहा, अब फैसला हमें मिलकर करना होगा। क्या हम वापस न्यूयॉर्क जाएं या यहां हवाई में ही एक नई शुरुआत करें? पिली ने हौले से कहा, यही घर है, अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इन्हें पहले थोड़ी हिचक दिखाई, लेकिन फिर हाना की ओर देखा और मुस्कुराकर हामी भर दी। पूरा परिवार हवाई में रुकने का फैसला करता है, एक बेहतर, शांत और एकजुट जिंदगी जीने के लिए। और हाना और ई अब एक दूसरे के और करीब आ चुके थे और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।